हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज हम अपना 6th चैप्टर गृहिणी स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कल अपना 5th कंप्लीट किया, तो आज हम गृहिणी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, जो आपके सिलेबस में पॉइंट दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग है। और ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, LAQ का टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला परिचय क्या है गृहिणी का, कि अमाशय इट मीन्स स्टमक, पकवास्य आप ऐसे समझो इंटेस्टाइन के मध्य में स्थित षष्ठी पित्तधरा कला। जैसे हमने कला पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जो षष्ठी पित्तधरा है उसी को हम गृहिणी कहते हैं। अब गृहिणी क्या है, अग्नि का प्रधान केंद्र होता है। ये ग्रहण करता है, अन्न को ग्रहण करता है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अग्नि का जो नॉर्मल कार्य है वो लेना, अपक्वन को लेना। देखो, पाचनाद अपक्वन को धारण करती है, मतलब अपक्वन को लेती है, पाचन करती है, और जो बाद में अवशिष्ट होता है, क्योंकि जब भी खाना हम लेते हैं तो एक रस और एक मल, दो पार्ट में अन्न है वो डिवाइड होता है। तो जो मल है को निकाल देती है। लेकिन अगर अग्नि दुर्बल है तो जो आम अन्न है, मतलब कि कफयुक्त अन्न, जो मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इनडाइजेस्टेड अन्न है, आम अन्न, उसको भी निकाल देती है। तो ये क्या गृहिणी का सामान्य कार्य है, मतलब ये नॉर्मल कार्य है जो उसके अग्नि के बल पर। अगर अग्नि अच्छा है पाचन ये अपने पकवास्य का, तो क्या होगा, अन्न का धारण करेगी, डाइजेशन करेगी अच्छे से, एंड क्या जो मल होगा उसको बाहर निकाल देगी। अगर डाइजेशन मतलब अग्नि अच्छा नहीं है, दुर्बल है, तो क्या हुआ, डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, आम हो गया। आम हुआ तो जो आम अन्न होगा उसको भी वो बाहर निकालती है। तो अगर इसमें विकृति हुई तो इसी को गृहिणी रोग कहते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो परिभाषा क्या है, गृहिणी को अधिष्ठान बनाकर होने वाले रोग, मतलब जो अग्नि में अगर विकृति कुछ आई है तो जो गृहिणी को अधिष्ठान बना लेगा, तो जो होने वाले रोग है उसे गृहिणी रोग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भेद ऑफ गृहिणी। अभी क्या है, इसका 3 डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ए है जो स्वतंत्र प्रतंत्र भेद से, इसको 2 प्रकार के बोले गए। स्वतंत्र गृहिणी क्या होता है, जो गृहिणी दूषित है, मतलब स्वतंत्र रूप से सिर्फ गृहिणी ही दूषित हुई है, तो इसे गृहिणी रोग कहेंगे। परतंत्र क्या है, अतिसार के उपरांत, मतलब अतिसार पहले हुआ, अब अतिसार का उपद्रव क्या है, गृहिणी है, तो उसके बाद जो अगर गृहिणी हुई है तो वो परतंत्र गृहिणी होती है। नाउ नेक्स्ट दोष वैशिष्ट के आधार पर वही वातिक, पैतिक, कफ और विसन्निपात। और विशेष प्रकार के 3 टाइप होते हैं, संग्रह गृहिणी, घटी यंत्र और आमज गृहिणी। नाउ अभी क्या है नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब हेतु। हेतु अब वही स्टमक वाले जितने भी आप लिख दो, अजीर्ण, अभोजन, विषम आसन, अध्यासन, असात्म्य भोजन, विरुद्ध भोजन, गुरु शीत रुक्ष भोजन, कुछ भी, और अधार्य वेग का धारण करना, देश काल ऋतु को विपरीत आहार करना, तो ये हेतु हो जाएगा। मतलब काउजी उसका क्या होगा, पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या है गृहिणी का, डिस्क्राइब पूर्व रूप। ये आपके पास सिलेबस का पॉइंट है कि तृष्णा, प्यास लगेगी, आलस्य, बल का क्षय होगा, अन्न विदाह मतलब बर्निंग ऑफ फूड इन एब्डोमेन, ये सेंसेशन होगा, जलन सी होगी, चीरपाक मतलब डाइजेशन बहुत देर से होगा, और काय बॉडी में हेवीनेस फील होगी। ये इसके पूर्व रूप है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, क्या डिस्क्राइब प्रत्यात्म लक्षण ऑफ गृहिणी। प्रत्यात्म लक्षण मतलब उसका क्या विशिष्ट लक्षण है गृहिणी का। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हमने खाना खाया, भुक्त मतलब खाना खाया, वो आम अवस्था में अथवा कदाचित पक्वावस्था में भी बार बार मल रूप का परित्याग करता है। मतलब खाना खाया वो आम अवस्था में, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि गृहिणी का कार्य क्या होता है, अगर पाचन हो गया तो वो अग्नि के बल पे, तो अगर सही से पाचन हुआ तो मल को निकालेगा, और अगर नहीं पाचन हुआ, अग्नि दुर्बल है, तो आम को भी बाहर निकालेगा, तो वही मल का बार बार त्याग करता है। तो ये उसका गृहिणी का प्रत्यात्म लक्षण। और इसमें क्या होता है, मल दुर्गंधित होगा,
कभी या तो सॉलिड रूप में मतलब बद्ध बात, अगर वात अनुबंध है तो बद्ध के रूप में, और पित्त है तो द्रव के रूप में, तो बार बार पीड़ा के साथ निकलेगी। तो इसका क्या है प्रत्यात्म लक्षण कि मल जो निकलेगा वो दुर्गंधित, तो पहले तो बार बार निकलेगा, पीड़ा के साथ निकलेगा। अगर वात अनुबंध है तो बद्ध रूप में मतलब सॉलिड फॉर्म में, और या फिर कभी पित्त अनुबंध है तो द्रव फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्क्राइब सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण वही को ऑब्वियस बात है, रोग है बलक्षय होगा, अरुचि क्योंकि गृहिणी रोग है तो अरुचि, कास मुख्य वैरस्य, आंत्रकुंजन मतलब कि आवाज़ आना, इंटेस्टाइन से आपके आवाज़ आना, और मल लौह तथा आमगंधी, आमगंधी होगा, तिक्त अम्ल उद्गार, उद्गार मतलब ये डकार आना, तिक्त या फिर अम्ल होगा, सर्दी वॉमिटिंग, ज्वर मीन्स फीवर। तो ये इसके लक्षण है। नाउ संप्राप्ति, संप्राप्ति क्या है, निदान सेवन किया क्योंकि गृहिणी रोग है, जीआईटी से है तो पहले अग्निमान तो होना ही होना है, तय है। तो क्या है, निदान सेवन किया, अग्नि का मान हुआ, आम दोष उत्पत्ति हुई। अब रोग हुआ है तो आम दोषों का नॉर्मल रहेगा, अग्नि तो कोई दोष तो होगा नहीं, तो आम दोष की उत्पत्ति हुई। अब क्या, गृहिणी में स्थान संशय लेगा, गृहिणी की दुष्टि हुई। अब देख, पक्व एवं अपक्व अन्न का अधोमार्ग से निर्हरण, मतलब जो पक्व है मतलब थोड़ा जो भी हो चुका है डाइजेशन, या फिर जो डाइजेस्ट नहीं भी हुआ, जो आम है और वो पक्व है, तो दोनों का अधोमार्ग मतलब एनल रीजन से उसका बाहर निकलना। तो अगर वात अनुबंधित है तो बद्धमल होगा, अगर पित्त अनुबंधित है तो द्रवमल होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, गृहिणी रोग बोलते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, चलो। संप्राप्ति को क्या है, निदान सेवन करेंगे, क्या होगा, अग्निमांद होगा, आम उत्पत्ति होगी, अग्निमांद हो तो आम उत्पत्ति होगी, गृहिणी में स्थान संशय होगा। अभी इसकी वजह से क्या, गृहिणी की दुष्टि हो गई। अब पक्व एवं अपक्व अन्न का, जो पक भी है मतलब जो डाइजेस्ट हो भी गया या फिर जो डाइजेस्ट नहीं भी हुआ, दोनों का अधोमार्ग से निर्हरण हो जाएगा, निर्हरण मतलब बाहर निकल जाएगा। और अनुबंध हुआ मतलब वात अनुबंध हुआ तो बद्ध रूप में मल आएगा, और पित्त अनुबंध हुआ तो द्रव रूप में मल आएगा, और इसी को गृहिणी रोग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन जो 3 विशिष्ट इसके थे भेद, संग्रह गृहिणी, घटी यंत्र गृहिणी, आमज गृहिणी। तो ये इसमें एक्सप्लेन संग्रह गृहिणी और घटी यंत्र गृहिणी। तो संग्रह गृहिणी पे पहले हम जानते हैं क्या है। तो ये क्या बोला गया है कि ये त्रिदोषज गृहिणी का ही परिवर्तित रूप है, मतलब तीनों दोष इसमें होंगे और उसका ही और मतलब विकृति फॉर्म समझ लें तो उनके त्रिदोषज गृहिणी है। इसमें भी इसमें क्या होता है, कुछ काल तक दोषों का संग्रह होता है और उसके बाद उसका निर्हरण हो जाता है। मतलब जब तक दोष संग्रह होते रहेगा उस टाइम निर्हरण नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हो गया संग्रह, उसके बाद उसका वो बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या है, आंत्र है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर जीआईटी है, वो बहुत ही दुर्बल होती है। तो अल्प मल को भी मतलब बहुत कम मल भी है तो उसको निकालने में असमर्थ होती है। अभी क्या, दोष का संचय पर्याप्त मात्रा में होता है उसके बाद ही आंत्र क्रियाशील होते हैं। मतलब दोष पूरी अच्छे से संचय हो गई है तभी आंत्र होगा वो क्रियाशील होगा। अब क्या बोलते हैं, मध्यतः मतलब कि दोपहर आफ्टरनून का जो टाइम है वहाँ से लेकर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त तक, मतलब मॉर्निंग का टाइम तक आंत्र में मल का संचय होगा। और शेष समय मतलब जो और टाइम बचा सुबह तक, ब्रह्म मुहूर्त के बाद आफ्टरनून तक, तो उसके में मल का निर्हरण होता है। तो उसमें मल त्याग जल्दी जल्दी और कई बार होता है, उतने ही टाइम में बहुत बार होता है, जल्दी जल्दी होता है। ये इस व्याधि में कफ, वायु एवं आम की प्रधानता होती है। जैसे त्रिदोष है तो कफ, वायु एवं आम तीनों की प्रधानता होती है। लक्षण इसमें क्या क्या होगा, पहला तो बोला आंत्र बहुत ही दुर्बल होता है तो वो हो जाएगा, आलस्य होगा क्योंकि आम है तो आलस्य होगा, कफ है तो अब देखो इसमें क्या है, कफ, वायु एवं आम, मतलब आप तीनों का वायु के कंडीशन लक्षण लिख सकते हो, कफ का लक्षण लिख सकते हो और आम का लक्षण लिख सकते हो। आम है अग्निमांद होगा, कफ है आलस्य होगा, निद्रा आएगी, आंत्र वायु है तो आंत्र कुंजन होगा, शूल होगा, उदर शूल होगा, कटी शूल होगा। अब क्या है, जो शूल है मतलब जो मल है तो मल जो निकलेगा वो स्निग्ध होगा, आम होगा, पिच्छिल होगा एवं शूल के साथ होगा
मतलब वेदना तो होगी क्योंकि वायु भी है, कफ है तो घन होगा, स्निग्ध होगा, पिच्छल होगा, ये सब होगा। और तो इसके साथ तो वो मल का ये लक्षण हो गया। अब क्या है, इसका प्रकोप दिन में होता है एवं रात्रि में शांत होता है। जैसे बोला गया इसमें मध्य अंतर से मतलब आफ्टरनून से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक इसमें दोषों का संचय होता है। तो उतने टाइम तक तो उसको वो मल नहीं निर्हरण नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रकोप क्या होता है, दिन में होता है, क्योंकि सुबह से आपका आफ्टरनून तक आप बार बार जाओगे उसके लिए मल निर्हरण के लिए। लेकिन तो इसलिए बोला है कि दिन में इसका प्रकोप होता है, रात्रि में शांत हो जाता है। साध्य साध्य या असाध्य या कृच्छ साध्य, मतलब कष्ट साध्य मतलब कृच्छ साध्य व्याधि है। नाउ नेक्स्ट टू सो अब क्या है, घटी यंत्र गृहिणी रोग। घटी यंत्र मतलब ये भी त्रिदोषज गृहिणी है, मतलब त्रिदोषज की ही एक अवस्था विशेष व्याधि है। त्रिदोषज है, वो भी त्रिदोषज था, वो विकृति रूप, ये भी त्रिदोषज है। और किसी एक अवस्था में, जो कोई एक अवस्था आती है उसमें ही आता है तीनों दोष, बट किसी एक अवस्था पर्टिकुलर अवस्था में, और वो विकृति रूप है। इसमें क्या बोलते हैं, सोते समय पार्श्व में शूल तथा जल में डूबते हुए घोड़े के समान घड़े के समान ध्वनि से युक्त गृहिणी रोग को घटे। मतलब हम जब सो रहे होंगे तो उसमें क्या है, इसमें दर्द होगा, शूल होगा, और क्या जल में, जैसे अगर आप देखा होगा आपने कभी बकेट में मग को डुबाया होगा नीचे की तरफ, तो ऐसे बुलबुले सी और फिर आवाज़ के साथ ध्वनि मतलब आवाज़ आती है। तो वही आवाज़ सेम साउंड के साथ जो आती है, सेम साउंड जो आती है और पेन के साथ, तो उसे घटी यंत्र गृहिणी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में आंतों में दौर्बल्य के कारण मतलब ये भी आंत दौर्बल्य होता है, उसी के कारण ये भी उत्पन्न होता है। ये असाध्य व्याधि है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सप्लेन साध्य असाध्य ऑफ गृहिणी। अभी गृहिणी में साध्य साध्य वही है, उपद्रव से युक्त है तो असाध्य होगा। अभी मैंने आपको बताया घटी यंत्र गृहिणी रोग असाध्य होते हैं। संग्रह गृहिणी असाध्य कृच्छ साध्य दोनों हो सकते हैं। अब वृद्ध अवस्था में है तो असाध्य होगा, बालक में है तो साध्य हो सकता है, युवा में है तो कृच्छ साध्य हो सकता है। ये आप कॉमन पॉइंट आप किसी में भी लिख सकते हो। वृद्ध अवस्था में कोई भी है डिजीज़ तो वो असाध्य होगा, त्रिदोषज है असाध्य होगा। युवा है तो कृच्छ साध्य होगा, बालक में है मतलब बाल में है तो वो साध्य होगा। ये नॉर्मल, ये मतलब कॉमन पॉइंट है। उपद्रव युक्त है तो वो असाध्य ही होगा। अगर आपको किसी भी डिजीज़ में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको, किसी भी डिजीज़ में आपको अगर याद नहीं आ रहा तो आप ये 3-4 पॉइंट है वो कॉमनली आप लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहिणी रोग के उपद्रव क्या क्या है, पांडु, शोथ, जलोदर मतलब असाइटिस, प्लीहा वृद्धि, स्प्लीन का बढ़ना, कृमि रोग, उदर रोग, कृमि ये वॉर्म होना, इंटेस्टाइनल वॉर्म वगैरह होना, उदर रोग आदि ये सब इसके उपद्रव है। अभी सिलेबस में पॉइंट जो है एडेड, वो डिफ्रेंशिएट बिटवीन अतिसार एंड गृहिणी स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अतिसार एंड गृहिणी रोग। हाँ, गृहिणी रोग और अतिसार। गृहिणी क्या है, अमास्योत व्याधि है। अमास्य पक्वास्य दोनों की व्याधि है। अमास्य, क्योंकि अमास्य और पक्वास्य के बीच में जो वो पित्त धरा कला है, षष्ठी धरा कला है, उसको गृहिणी बोलते हैं। तो वो वहाँ की व्याधि है। अब अतिसार क्या है, पक्वास्य की व्याधि है। पक्वास्य में अगर कोई विकृति होती है तो उसमें अतिसार होता है। चलिए, तीनों दोष में समान वायु, पाचक पित्त एवं क्लेदक कफ की विकृति होती है। गृहिणी रोग में क्या है, समान वायु, पाचक पित्त और क्लेदक कफ, मतलब आपको जो दोष है, तीनों दोष की विकृति है, लेकिन उसमें से भी स्पेसिफिकली 5 टाइप्स होते हैं। तो उसमें वायु का समान वायु, पित्त का पाचक पित्त और इसका क्लेदक कफ। और अतिसार क्या है, अपान वायु का विकृति होता है। ये मेनली अपान वायु की विकृति है। ये क्या, गृहिणी रोग क्या है, अपक्वन दोनों का, बद्ध एवं द्रव रूप दोनों का त्याग करती है। बट अतिसार क्या है, विविध द्रव धातुओं का शरण होता है। द्रव तो होंगे ही और धातुओं भी इसमें शरण होता है। और गृहिणी रोग प्रायः जैविक दोष पाए जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉर्म्स वगैरह मिल सकते हैं, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स वगैरह। बट अतिसार में क्या होता है, ये ऐसा नहीं है, इसमें क्रियात्मक दोष होता है। मतलब जीआईटी का क्रिया जो फंक्शन है वो अगर डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से जो होता है उसमें, और इसमें उपद्रव के रूप में जैविक पाए जा सकते हैं।
ओके, चलिए। अब ये मल की जो मात्रा है गृहिणी रोग में, वो संख्या की दृष्टि से सरन जो मतलब बाहर निकलता है वो कभी अधिक तथा कभी कम ऐसा हो सकता है। और ये अतिसार में क्या है, वो ज़्यादा होती है, मात्रा भी और संख्या की दृष्टि अतिसार में ज़्यादा होती है। और अतिसार का जो उपद्रव है उसको गृहिणी बोलते हैं। और ये जो अतिसार है वो कई रोगों के लक्षण हो सकते हैं। मतलब अतिसार के उपद्रव, गृहिणी क्या है, अतिसार का उपद्रव, लेकिन जो अतिसार है वो कई रोगों के लक्षण हो सकते हैं, उसमें कई रोगों में प्रवृत्ति पाई जा सकती है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, क्या है डिफ्रेंशिएट बिटवीन गृहिणी रोग एंड गृहिणी दोष। गृहिणी रोग एंड गृहिणी दोष मॉडर्न से कोरिलेट करें तो गृहिणी रोग को क्या बोलते हैं, IBD, इरिटेबल बाउल डिजीज़, और गृहिणी दोष को बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। चलिए, ये क्या है, गृहिणी रोग दीर्घकालीन अग्निमान से उत्पन्न पूर्ण विकसित रोग, मतलब क्रॉनिक डिजीज़ है। बहुत ज़्यादा दिनों से अग्निमांद हो रहा है बॉडी अपने अमाशय पक्वाशय में, तो उससे जो रोग उत्पन्न हुआ तो उसको गृहिणी रोग बोलते हैं। गृहिणी दोष क्या है, अग्निमांद के कारण गृहिणी की, मतलब इसमें भी अग्निमांद है लेकिन गृहिणी की कार्य क्षमता में विकृति है, वर्किंग फंक्शन में विकृति है। और ये और गृहिणी रोग क्या है, ये पूर्ण रूप से रोग ही है, बट दोष क्या है कि इसके फंक्शन में थोड़ी विकृति हो गई, जिससे इसका कार्य का जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो गया है। तो अभी गृहिणी रोग को क्या बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज कंडीशन, बहुत लंबा, बहुत दिनों से जो चला आ रहा है। और गृहिणी दोष क्या है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस। गृहिणी रोग क्या है, लंबे समय तक अग्निमान दोष संचय के कारण, बहुत समय से अग्निमांद हो रहा है, दोष का संचय हो रहा है, उसके कारण होता है। अभी गृहिणी रोग, जैसे मैं डेफिनेशन में फर्स्ट पॉइंट में बताया, अग्नि की मंदता के कारण अपक्वाहार, तो इसे गृहिणी दोष बोलते हैं। अभी क्या है, गृहिणी रोग में दोष अधिक प्रबल और अस्थायी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रबल और मतलब है ना संचय होना, तो इसलिए स्थायी हो जाएंगे। और इसमें क्या है, गृहिणी दोष में हल्के रूप में विकृत होते हैं, थोड़ा थोड़ा विकृति होती है, संचय की अवस्था नहीं आती है। अब इसमें लक्षण क्या आएगा, गृहिणी रोग में अतिसार हो गया, अभिबंध हो गया, क्योंकि क्या है गृहिणी रोग में क्या बोलते हैं, कभी द्रव्यमल और कभी बद्धमल दोनों बोला गया है, तो उसकी वजह से अतिसार हो गया, द्रव्यमल, विबंध हो गया तो वो बद्धमल, दुर्गंध युक्त होगा, अपक्वमल होगा, अपक्व और पक्व दोनों को ही बाहर निकालता है, तो अपक्व मल को भी निकालेगा, उदरशूल दौर्बल्य होगा। अब गृहिणी दोष में क्या होगा, अजीर्ण, अल्प, उदरशूल थोड़ा पेन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, मल में अस्थिरता होगी। अभी चिकित्सा में क्या दिया गया है, गृहिणी रोग का शोधन प्लस समन चिकित्सा, ये आपको ऐसे पढ़ना नहीं होता, आप आपको एग्जाम में भी डिफ्रेंशिएशन आ सकता है, तो आप 5-5 पॉइंट लिख सकते हो। अभी गृहिणी दोष में क्या है, चिकित्सा अग्नि, दीपन, पाचन, क्योंकि ये ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ है गृहिणी रोग, इसमें थोड़ी एडवांस स्टेज वाली चिकित्सा चलेगी। बट गृहिणी दोष है वो सिर्फ अग्नि की मंदता की वजह से हुई है, तो अगर हम अग्नि दीपन करते हैं, इसके पाचन में सुधार करते हैं तो ये सही हो जाता है। अभी क्या गृहिणी रोग, ये रोग की पूर्ण अवस्था है, मतलब होता है ना, रोग हो गया है तो उसकी पूर्ण अवस्था तो गृहिणी रोग है। और यदि चिकित्सा ना की जाए तो जो गृहिणी रोग में, मतलब जो गृहिणी दोष है वो गृहिणी रोग में परिवर्तन हो जाएगा। अगर मतलब नहीं करेंगे तो गृहिणी रोग से परिवर्तन हो जाएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, क्या डिफ्रेंशिएट दोषज गृहिणी। दोषज मतलब आपके जो वातज, पित्तज, कफज है और सन्निपातज, तो वो तो वातज में जैसे मैंने बोला है ये भी कॉमन है, आप हर जगह पे लिख सकते हो। जो वातज का कारण क्या होता है, वात अगर तो कटु तिक्त कषाय आहार करेंगे, रुक्ष अति शीत आहार करेंगे, अल्प भोजन करेंगे, वेग धारण करेंगे, अत्यधिक व्यायाम करेंगे, अत्यधिक चलेंगे, मतलब मार्ग गमन करेंगे, उसकी वजह से। पित्तज का क्या है, कारण क्या हो सकता है, कटु, अम्ल, विदाही, लवण, ये सब क्षार अति सेवन करेंगे, विदाही आहार सेवन करें, आतप सेवन करेंगे, अति द्रव मतलब लिक्विड फ्लूइड, ऐसे फूड ले रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कफज में क्या, गुरु, अति स्निग्ध, शीतल, ये सब भोजन करेंगे।
अति भोजन, बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, भोजन के बाद शीघ्र शयन कर रहे हैं, दिवा स्वप्न कर रहे हैं, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो सब कफज। ये कॉमन पॉइंट्स है, मैंने पहले भी बताया, अभी भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि कहीं भी अगर दोषज आता है तो वातस पित्तस कफज और सन्निपात जैसा कोई, तो उसमें आप वातस के कंडीशंस लिख सकते हो जो कॉमनली होते हैं। उसमें सब में मोस्टली जीआईटी वाले में भोजन, मतलब हमने जो भोजन किया सेम ही होते हैं, निदान लक्षण भी सेम ही होंगे। मतलब जो अगर आपको काश में भी सेम ही निदान आ रहा है, गृहिणी में भी सेम ही निदान आ रहा है, अतिसार में भी सेम ही निदान आ रहा है, ऐसा होता है। नाउ चलिए, अब रूप और लक्षण। अब क्या है, भोजन किया हुआ अन्न दुख से पचता। अब शरीर, अभी क्या है इसका, रुक्ष होता है तो शरीर में रुक्षता होगी। अभी सर्व रसों से युक्त खान पीन का मतलब जो वात वाले होंगे उनको सारे रसों का खान पान का इच्छा होगी। मानसिक, इसमें क्या होता है, मानसिक चिंता वगैरह होती है तो इसमें मानसिक अवसाद होगा। भोजन पच जाने पर या पाचन काल में अधमान होता है, मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। और अगर खाना खा लिया तो फिर स्वस्थ अवस्था का अनुभव करता है। उसे श्वास एवं काश रोग में भी इस मतलब उसमें भी रहता है, श्वास एवं काश रोग में भी रहता है। ठीक है, अभी आते हैं पित्त का। अभी रोगी अजीर्ण से पीड़ित होकर, अब इसमें क्या है, कलर देखेंगे, नील या पीताभ वर्ण। अभी इसमें क्या है, वात वाले में हम क्या लिखते, कृष्ण वर्ण ये लिखते हैं, वात वाले के लिए कृष्ण वर्ण लिखते हैं, पित्त वालों के लिए नील पीताभ हरित वर्ण लिखते हैं, और कफ वालों के लिए शुक्ल वर्ण लिखते हैं। तो सेम होता है, मतलब मल का हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं कि इस वर्ण का आता है, निःसरण होता है। ठीक है, रोगी का वर्ण पित्त वर्ण का होता है, दुर्गंध अम्ल उद्गार, दाह होगा, तृष्णा से पीड़ित होगा, ज्वर भी हो सकता है, ये सब इसके लक्षण आ सकते हैं। अब आते हैं कफ में। कफज में क्या, अन्न का पाक दुख मतलब कष्ट से होगा, मुख के भीतर लेप हो जाएगा क्योंकि स्निग्ध होता है। कफज में क्या, बहुत ज़्यादा स्निग्धता होती है। ये काश, स्टीवन और पीने से विकार उत्पन्न होंगे। दुष्ट मतलब मधुर उद्गार आएगा, दुर्बलता होगी, आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, बहुत ज़्यादा थकावट आएगी। तो ये सब पॉइंट्स जो कॉमन है वो आएगा। सन्निपातज में क्या है, तीनों के लक्षण, तीनों के निदान और तीनों के लक्षण है, क्योंकि वात पित्त कफ को ऐड करके सन्निपातज बनता है, तो तीनों के ही लक्षण, निदान तीनों को मिक्स करके और लक्षण भी तीनों को मिक्स करके हम उसमें पॉइंट लिख सकते हैं। तो चलिए, अभी टॉपिक्स थोड़े बड़े बड़े हैं, सो वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। आप एक बार अच्छे से पढ़ो, देखो, अगर ना एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा एक बार देखो। तो चलिए, आज का टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।